नमस्कार। द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सीखने के सफ़र को और बेहतर और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। विषय है जल संसाधन। जी। हमारे सामने भूगोल के तीसरे अध्याय की कुछ स्लाइड्स हैं। हम एक एक करके इन्हें समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑनलाइन क्लास में समझा जाता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है पानी से जुड़ी समस्या, उसके समाधान और प्रबंधन को गहराई से जानना। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जरूर। तो स्लाइड 1 हमारे विषय का परिचय देती है, जल संसाधन। इसमें साफ लिखा है कि यह एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है, मतलब इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और ये स्लाइड एक तरह से आगे की चर्चा के लिए एक मंच तैयार करती है। हम समस्या, समाधान और प्रबंधन, इन तीनों पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड 2 है जल एक दुर्लभ संसाधन। और ये एक बहुत ही रोचक बात बताती है। हाँ। कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, लेकिन इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। हाँ, आंकड़ों को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। कुल पानी का 96.5% तो महासागरों में है, खारा पानी, जो हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल। तो बचा सिर्फ 2.5%। जी, यही है मीठा पानी, सिर्फ 2.5%। और उस 2.5% का भी 70% हिस्सा बर्फ की चादरों और ग्लेशियर में जमा हुआ है, और लगभग 30% भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में है। तो हमारी पहुंच में तो बहुत ही कम हुआ। इसीलिए स्लाइड में ये जो भविष्यवाणी है वो काफी चिंताजनक लगती है। कौन सी? कि 2025 तक 20 करोड़ लोग पानी की भारी कमी झेलेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो फिर पानी की कमी के कारण क्या है? स्लाइड 3 इसी पर है। इसमें 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, मतलब साल के अलग अलग समय में और अलग अलग जगहों पर बारिश कम ज्यादा होती है। सही बात है। और इसी में जुड़ जाती है बढ़ती हुई जनसंख्या। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा भोजन की जरूरत, घरेलू उपयोग के लिए ज्यादा पानी की मांग। और दूसरा और शायद सबसे मुख्य कारण है अतिशोषण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, हम पानी का जरूरत से ज्यादा और कह सकते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और समाज के अलग अलग वर्गों में पानी की पहुंच भी असमान है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अच्छा, तो पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता कहाँ है? अगली स्लाइड 4 बताती हैं, सिंचित कृषि मतलब इरिगेटेड एग्रीकल्चर में। सही। खासकर शुष्क ऋतु में खेती करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी का अतिशोषण होता है। ट्यूबवेल से लगातार पानी निकाला जाता है। और इसका सीधा परिणाम क्या होता है? सीधा परिणाम है भूमिगत जल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल में भारी गिरावट। और ये स्लाइड एक चेतावनी भी देती है कि गिरता जल स्तर भविष्य में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये तो है। पानी नहीं होगा तो अनाज कैसे उगेगा? बिल्कुल। अब आते हैं स्लाइड 5 पर, स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो आजादी के बाद जो तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है, उसने भी पानी पर दबाव बढ़ाया है। बहुत ज्यादा। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब MNCs अपने उद्योगों के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालते हैं। और ऊर्जा की मांग भी तो एक बड़ा फैक्टर है। हाँ बिल्कुल। भारत की कुल बिजली का 22% जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। वाह। और उसके लिए बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं। और शहरी जीवन शैली, उसे कैसे भूल सकते हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में अपने निजी नलकूप, ट्यूबवेल लगे हैं। और उसकी वजह से भूमिगत जल का स्तर लगातार गिर रहा है। अब अगली स्लाइड एक और गहरे संकट की बात करती है। स्लाइड 6, जल की गुणवत्ता का संकट। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ बात सिर्फ पानी की कमी की नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी की भी है। हो सकता है पानी तो हो, पर वो इस्तेमाल के लायक ही ना हो। बिल्कुल। और इसके प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, रसायन, कीटनाशक और खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक। और ये प्रदूषित पानी मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बेहद खतरनाक है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या कोई पहल की है? स्लाइड 7 इसी बारे में है, जल जीवन मिशन। जी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। और इसका लक्ष्य है हर ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नियमित रूप से पानी की आपूर्ति करना। अच्छा,
इसका कोई मानक भी तय किया गया है? हाँ, मानक है। प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन, और वो भी पीने योग्य पाइप का पानी। प्राथमिकता है जीवन यापन को आसान बनाना। ठीक है। अब स्लाइड 8 एक बहुत बुनियादी सवाल पूछती है, हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? और ये 4 मुख्य कारण बताती है। पहला, स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाव के लिए। दूसरा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता के लिए। और चौथा, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारी इकोसिस्टम को निम्नीकरण से बचाने के लिए। और देखा जाए तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। अब स्लाइड 9 हमें इतिहास में ले जाती है। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, मतलब पानी का प्रबंधन, भारत में कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये स्लाइड दिखाती है कि प्राचीन भारत में कितनी बेहतरीन जल संरचनाएं थीं। जैसे ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इलाहाबाद के पास गंगा के बाढ़ के पानी को संरक्षित करने की एक बहुत ही एडवांस्ड प्रणाली थी। अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो बड़े पैमाने पर बांध, झीलें और सिंचाई तंत्र बनाए गए थे। और 11वीं सदी की भोपाल झील और 14वीं सदी में दिल्ली का हौज खास, ये सब इसके शानदार उदाहरण हैं। तो अब आते हैं आधुनिक समय पर। स्लाइड 10 बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना है, मतलब डैम प्रोजेक्ट्स। आधुनिक समय में बड़े बड़े बांध बनाए गए। इनका उद्देश्य था बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य पालन। हाँ, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण के साथ समन्वित विकास हो, जी, एक साथ विकास हो। लेकिन इन बड़े बांधों के कई नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी हुए हैं। स्लाइड 11 इसी पर है। जी, यह नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक देता है, जिससे तलछट, मतलब सेडिमेंट का भाव कम हो जाता है। और जब जलाशय की तली में ज्यादा तलछट जमा होने लगता है तो जलीय जीवों के लिए भोजन और आवास दोनों की कमी हो जाती है। साथ ही जलीय जीवों का अंडे देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, वो भी रुक जाता है। और पानी में जो वनस्पति और मिट्टी डूब जाती है वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है। पर्यावरण के अलावा सामाजिक चिंताएं भी हैं। स्लाइड 12 इसी की बात करती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन इसके बड़े उदाहरण हैं। हाँ, और इसका मुख्य कारण है स्थानीय लोगों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। उनकी जमीन, उनके घर, उनकी आजीविका सब छिन जाता है। और कई बार तो ये बांध विफल भी हुए हैं, मतलब बाढ़ नियंत्रण के लिए बने बांधों से ही बाढ़ आ गई। बिल्कुल, जैसा 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था। इसके अलावा भूकंप की संभावना और जल जनित बीमारियां जैसे दूसरे जोखिम भी हैं। और बांधों की वजह से राज्यों के बीच भी विवाद होते हैं। स्लाइड 13 अंतर्राज्यीय जल विवाद। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। विवाद का मुख्य कारण होता है जल का बंटवारा, उसकी लागत और उससे होने वाले लाभ का बंटवारा। इसका कोई बड़ा उदाहरण? कृष्णा गोदावरी विवाद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी पर बांध बनाकर जल की दिशा मोड़ी तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने इसका कड़ा विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव ये हुआ कि निचले हिस्सों में पानी का प्रवाह कम हो गया, जिससे वहां की कृषि और उद्योगों पर संकट आ गया। तो अगर इन बड़े बांधों की इतनी समस्याएं हैं तो इनका विकल्प क्या है? स्लाइड 14 इसका जवाब देती है। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, ये एक परंपरागत और कहीं बेहतर तरीका है। और प्राचीन भारत में तो इसकी उत्कृष्ट तकनीकें मौजूद थीं। मतलब लोगों को वर्षा पद्धति, मिट्टी के गुणों और स्थानीय पारिस्थितिकी का गहरा ज्ञान था। और ये तरीका सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तुलना में कहीं बेहतर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो स्लाइड 15 में कुछ संग्रहण विधियों के बारे में बताया गया है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग विधियां थी। जी, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालय में गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर सिंचाई की जाती थी। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में, जैसे बंगाल में, बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती थीं। अब स्लाइड 16 पर आते हैं। शुष्क क्षेत्रों में संग्रहण, खासकर राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए खेतों में गड्ढे बनाए जाते थे। और इसका उद्देश्य मिट्टी को सिंचित करना और उसमें नमी बनाए रखना था। इन गड्ढों को कुछ खास नाम से भी जानते थे। हाँ, जैसलमेर में इन्हें खादीन और अन्य क्षेत्रों में जौहड़ कहा जाता है। अब ये अगली स्लाइड 17 एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली के बारे में है। टांका, पीने के पानी का भूमिगत टैंक। हाँ, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। बीकानेर,
फलोदी, बाड़मेर जैसे इलाकों में घर के आंगन में एक बड़ा भूमिगत टैंक बनाया जाता था, जिसे टांका कहते हैं। ये टैंक एक कमरे जितना बड़ा होता था और इसमें छत का वर्षा जल मतलब रूफटॉप हार्वेस्टिंग का पानी इकट्ठा किया जाता था। इस पानी को पालर पानी कहते थे। हाँ, और इसे प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता था। और इसका एक और फायदा था, ये गर्मियों में कमरों को ठंडा रखने में भी मदद करता था। वाह, लेकिन आधुनिक समय में कुछ बदलाव आए हैं। स्लाइड 18। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से साल भर पानी मिलने के कारण अब टांका का चलन कम हुआ है। ये सच है। हालांकि कुछ लोग आज भी नल के पानी की जगह इसका स्वाद ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसी स्लाइड में एक सफलता की कहानी भी है। हाँ, कर्नाटक के मैसूर में गंढतूर एक जल संपन्न गांव बन गया है। कैसे? वहां के 200 घरों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है, जिससे वो प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लीटर पानी इकट्ठा करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब चलते हैं मेघालय। स्लाइड 19। यहाँ एक अनोखी सिंचाई विधि का जिक्र है। जी, लेकिन पहले एक हैरान करने वाली बात। मेघालय में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां भी शिलोंग जैसे शहरों में पानी का संकट है। हाँ, ये एक विरोधाभास है। वहां छत जल संग्रहण से शहर की 15 से 25% जरूरत पूरी होती है। और वहां की अनोखी विधि क्या है? वहां बांस ड्रिप सिंचाई मतलब बैम्बू ड्रिप इरिगेशन की 200 साल पुरानी एक अनोखी विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें झरनों के पानी को बांस के पाइपों के जरिए सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है। और इसकी दक्षता, इसकी एफिशिएंसी कमाल की है। कैसे? 18 से 20 लीटर पानी जो पाइप में आता है, वो पौधे तक पहुंचते पहुंचते 20 से 80 बूंद प्रति मिनट रह जाता है। एक एक बूंद का सही इस्तेमाल। कमाल है। तो अब हम आखिरी स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 20। निष्कर्ष और कानूनी पहल। तो निष्कर्ष क्या है? और क्या कोई कानूनी पहल हुई है? हाँ, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जहां हर घर के लिए छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। और इसका पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि जल दुर्लभता से निपटने के लिए संरक्षण, उचित प्रबंधन और पारंपरिक विधियों का आधुनिकीकरण ही एकमात्र उपाय है। तो आज हमने पानी की कहानी को समझा। हमने देखा कि पानी कितना कीमती और दुर्लभ है, इसकी कमी के क्या कारण हैं, और बड़े बांधों से लेकर घर के टांके तक इसके प्रबंधन के क्या-क्या तरीके अपनाए गए हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि बड़े पैमाने की योजनाओं के साथ साथ हमें स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करना होगा। आधुनिक तकनीक और सदियों पुरानी समझ का संतुलन ही हमें आगे ले जा सकता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। हमने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी नहर आने से राजस्थान में टांका का चलन कम हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जब हम विकास के लिए बड़े समाधान लाते हैं, तो क्या हम सदियों से चले आ रहे टिकाऊ स्थानीय ज्ञान को खोने का जोखिम उठाते हैं? क्या प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर चलने का कोई रास्ता है, खासकर जल प्रबंधन जैसे जरूरी विषय में? इस पर विचार जरूर कीजिए। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।